अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पंजाब सिचुएशन बिल्कुल एक स्टेलमेट पे है। कल जो थे पीडीएम अलायंस के लोग, खासकर राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी ये इंदिया दिया कि 12 बजेंगे और उसके बाद शायद वो डी नोटिफाई कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ स्पीकर साहब ने कहा कि जी हम खत लिख रहे हैं प्रेसिडेंट साहब को, जिसके अंदर हम उनका रवैये की शिकायत करेंगे गवर्नर की और उनसे कहेंगे कि वो इंटरवीन करें, क्लियरेंस करें, वो करें। ना वो लेटर आया इनका गया प्रेसिडेंट को, ना ही डी नोटिफाई हुआ। आज इनफैक्ट सारा दिन ये बात चलती रही कि जी डी नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। और फिर तारड़ साहब ने मीडिया से बात करते हुए एक प्रोग्राम में और एक दो जगह और इस तरह बात की कि जैसे गवर्नर साहब ने बड़े ध्यान से इसको प्रूडेंटली डील कर रहे हैं कि 48 घंटे कम अज़ कम दे दें, ताकि कल को अगर कोर्ट में हम जाएं तो कोई बहाना ना रहे दूसरी साइड को कि जी मौका नहीं दिया और इस चीज़ तमाम चीज़ें ये सारी साथ साथ चल रही है। एट द सेम टाइम मजाहिया किस्म के वो भी चल रहे हैं, ट्वीट्स भी चल रहे हैं। मोहन सलाई कह रहे हैं आई एम बोर्ड, आई एम गोइंग होम। अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं व्हाट्स प्रिवेंटिंग योर डैडी फ्रॉम टेकिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, डोंट वरी, डोंट बी बोर्ड, वी हैव प्लेंटी ऑफ एंटरटेनमेंट, और ये बातें वो बातें। इन द मीन टाइम जब आज खान साहब ने तकरीर की तो उन्होंने एक बार फिर इदारों को कहा कि इदारे इसको इंश्योर करें कि ये चीज़ें मामले इलेक्शन की तरफ जाएं। किस तरह, कौन से इदारे क्या कर सकते हैं? एक ही तरीका है कि अगर फ़ौज अपना प्रेशर डाले और फेडरल गवर्नमेंट को गिराए या कोई बात करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में या आइन में या जमहूरियत में कैसे कोशर होगा वो हमें नहीं पता। बहरहाल दे खान साहब का ये था सब कुछ, लेकिन आगे क्या होगा और ये कल जो डी नोटिफाई होना था वो क्यों नहीं हुआ? पहले मैं आपको एक अंदर की स्टोरी शेयर कर दूं, फिर मैं अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं आपसे। ये जो डी नोटिफाई रुका है अभी, ये किसी लीगल कंसिडरेशंस का से नहीं रुका। मुझे बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज के मुताबिक एक बड़ी लास्ट मिनट एफर्ट हुई जिसमें पीडीएम के लीडरान की बातचीत चली परवेज़ इलाही साहब के साथ थ्रू एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत के थ्रू, और ये कोशिश के हो रही थी कि अगर अभी भी कोई आपस में रिप्रोचमा हो जाए और कि वर्किंग रिलेशनशिप चल पड़े। लेकिन इतला ये है कि बहुत कोशिश के बावजूद ये बात आके टूट गई है एज वी स्पीक मोहन सलाई साहब के फ्यूचर के बारे में। क्योंकि एक जो मोहन सलाई का कैंप है उनका बयानिया ये है कि उनका शरीफ ख़ानदान के साथ सियासत में चलना नामुमकिन है, उनके लिए जगह नहीं बनती पंजाब की पॉलिटिक्स में, क्योंकि शरीफ ख़ानदान की अपनी सेकंड जनरेशन तैयार है, मरियम है, फिर शहबाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे हैं, दूसरे भी अब शुनीद है कि वो भी सियासत में आ रहे हैं, हमजा पहले ही हैं। तो वो कहते हैं कि इनकी जगह नहीं मिलती। और जो आर्गूमेंट दिया गया मोहन सलाई कैंप से वो ये है कि इमरान खान साहब के पास बहुत थोड़े ऑप्शंस हैं पंजाब में। शाह महमूद हैं और शाह महमूद के बाद जो उनकी दूसरी सेकेंड टियर लीडरशिप है वो है इधर पंजाब के अंदर, और फवाद चौधरी या दूसरे वो लोग हैं जिनको ये कहा जाता है कि वो कॉन्फिडेंस अगर होता खान साहब का पहले तो वो उनको पहले ही मौका दे देते। और जो मोहन सलाई कैंप है उनका ख्याल ये है कि अगर हम इस वक्त खड़े रहें और मजबूती से खान साहब को सपोर्ट करें तो आगे चीफ मिनिस्टर की गेम में अल्टीमेटली उनका हुमा उनके सर पे बैठ सकता है। काफ़ी मेरिट है इस बात में। और जब ये मेरी इत्तला के मुताबिक जब बातचीत चल रही थी परवेज़ इलाही साहब से तो उनकी तरफ से कुछ इस किस्म के ख्यालात का इजहार हुआ कि यार हमने तो अपनी इनिंग्स खेल ली है, हमने अब बात करनी है अपनी अगली जनरेशन की। और फिर दूसरा साथ ही कॉम्प्लिकेट ये भी हुआ कि जो चौधरी ख़ानदान है इनकी सेकेंड जनरेशन में कज़न्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए हैं और वहाँ से भी ये काफ़ी चीज़ें बनते बनते बिगड़ गई। तो शायद आज का जो दिन है वो एक आखिरी कोशिश थी कि परवेज़ इलाही साहब के साथ अगर इस कैंप की बात बन जाए, जो अब इतलात आ रही हैं कि ना हाथ उठ गए हैं सबके कि शायद अब ये नहीं हो पाएगा और शायद वो शख्सियत आज के बाद अपना रोल प्ले करना भी छोड़ दें, क्योंकि ये होता नज़र नहीं आ रहा। हो क्या गया, 19 को शुरू हुआ, गवर्नर साहब ने लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर को, उनको कहा 21 को आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। 20 तारीख को स्पीकर ने उनको ख़त लिखा कि ये आपका लीगल ग्राउंड्स नहीं है। 21 को कल रात को गवर्नर साहब ने एक और ख़त लिखा, स्पीकर को अब लिखा और उन्होंने कहा कि जी ये आपकी जो स्टांस है उसमें इलीगैलिटीज़ हैं। और फिर आज स्पीकर साहब ने एक दोबारा
ख़त लिख दिया है गवर्नर साहब को, सेइंग कि जी मेरे जो मेरिट्स हैं वो ठीक है। वो शिकवा जवाब शिकवा सब चल रहा है, लेकिन अब इतला ये है कि PMLN साइड ने ये अब डिसाइड कर लिया है कि अब ये खतूत का सिलसिला बंद हो जाएगा और अब ये लोग जो भी अब इन्होंने एक्शन लेना है वो फर्दर एक्शन चलेगा। ये तो सिचुएशन इस वक्त ये चल रही है। साथ ही एकदम झटके से PMLQ ने अपने सेनेटर कामिल अली आगा साहब को बिल्कुल फारिग कर दिया है और आज उनको लेटर भेजा गया है सेक्रेटरी जनरल चीमा साहब की तरफ से, जिसके मुताबिक उनको कहा गया आप तमाम ओहदों से फारिग हैं और सेनेट की सीट से भी अब आप फारिग होंगे, और उसका भी ख़त उन्होंने भेज दिया है चेयरमैन सेनेट को भी ख़त। ये साथ चीज़ चल रही है, एक तरफ पुष्पा चल रहा था, एक दूसरे के साथ झटके भी हो रहे हैं। तो क्या लीगल पोजीशन है, कहाँ जाके बात रुकेगी? बिकॉज अब एक तो क्लियर है कि कल तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है तहलील होना कि असेंबलीज़ का। अब बात हो रही है कि क्या जनवरी के पहले हफ्ते में भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या काफ़ी हफ्ते आगे लगेंगे। इन द मीन टाइम पंजाब की गवर्नमेंट दबा के अपने डेवलपमेंट फंड्स निकाल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट माशाल्लाह उन्होंने आज एक स्पेशल सेशन कॉल किया था हरिडली कन्वीन नेशनल असेंबली का, उसमें उन्होंने एक और एक्ट पास कर दिया है, लोकल गवर्नमेंट का चेंजेस कर दिए हैं। 101 यूनियन काउंसिल्स थी इस्लामाबाद की, वो 125 कर दी हैं। 31 को वो थे इलेक्शंस यहाँ पे। अब ज़ाहिर है अचानक उनको पता लगा कि शायद पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, मैनेजमेंट नहीं हो रहा, सो एवरीबडी इज़ डूइंग जो उनको सियासी तौर पे एक्सपीरियंट है। इन द मीन टाइम कौम जो सी है वो कभी इधर देखती कभी उधर देखती, बुरा हाल है। मैं आज इन तमाम चीज़ों पे कोशिश करूँगा कुछ बात हो जाए। हमें ज्वाइन किया हुआ उस्मान डार साहब ने, सीनियर लीडर PTI के। हमें कामिल अली आगा साहब ने भी ज्वाइन किया है, मेंबर सेनेट हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है सीनियर लीडर PMLQ, लेकिन PMLQ ने आज उनको छोड़ दिया है लगता। मुनीर फारूक इज़ विद अस, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हम बात भी करेंगे मलिक अहमद खान साहब से भी, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर, ताकि PMLN का हम वजह ले लें। सबकी इजाज़त से आगा साहब मैं ज़रा आपके साथ शुरू कर लूँ। ये क्या हुआ, आपको इन्होंने फारिग कर दिया आज? मुझे कौन फारिग करेगा? तारक बशीर चीमा मुझे फारिग करेगा, जिसके 4 दिन पहले वो साहब बादल मुस्लिम लीग में आए हैं, और मैं 74 से मुस्लिम लीग में, 74 में मैं सिटी का प्रेसिडेंट था, सिटी लीग का। यानी मुझे वो फारिग करेगा जिसकी अपनी हैसियत ये है कि वो खुद फारिग हो चुका है। यानी उसको मुस्लिम लीग की मरकजी जनरल काउंसिल मजलिस आमला यानी CWC सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में एक मेंबर, लेकिन फारिग तो आपको फिर चौधरी शुजात साहब ने किया ना। मतलब ठीक है, खत तो उन्होंने लिखना था सेक्रेटरी जनरल के तौर पे, तो फारिग तो आपको चौधरी शुजात साहब ने किया ना। फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनको भी उस इजलास में एक ही करारदाद के अंदर ये फैसला हुआ था, एक मेंबर की करारदाद के चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है वो मुसलसल जो है बीमारी की वजह से फैसले की इस्तेदाद जो है वो खो चुके हैं, इसलिए उनको ओहदे से फारिग किया जाता है। ये इस वक्त उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन में चले गए, इलेक्शन कमीशन ने स्टे कर दिया। तो आज क्यों किया आगा साहब, ये बताएं आज क्यों किया? इसे तो इतने बड़े मसले पड़े हुए हैं, आज क्यों किया? क्या आपका कहीं ये तो नहीं हो रहा कि चौधरी शुजात कैंप में और परवेज अली कैंप में जो बातचीत चल रही थी उसमें ये शर्त भी हो गई जी आगा साहब को फारिग करें, इन्होंने बड़ा फसाद दिलवाया, कहीं सुलह तो नहीं हो रही? मैंने कौन सा फसाद दिलवाना था मेरे भाई? चौधरी शुजात हुसैन साहब को इन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया कि चौधरी परवेज लाई साहब जो खुद चौधरी शुजात हुसैन साहब के कैंडिडेट थे वजारत आला के, उनके खिलाफ जो है वो लेटर लिख के भेज दिया कि वोट जो है वो मेंबरान चौधरी परवेज लाई को साहब को ना डालें। और ये सारा केस जो आपके सामने है उसकी वजह से रिएक्शन हुआ पार्टी के अंदर कि चौधरी शुजात हुसैन साहब क्या कर रहे हैं। फिर आज आपको क्यों निकाला? इस वक्त तो पंजाब में सुप्रीम कोर्ट चले गए। आगा साहब ये बताएं आज क्यों निकाला है? आज इतना दूसरा इतने बड़े मसले पड़े हुए हैं, पंजाब हुकूमत झगड़ा,
आज आपको क्यों निकाला है? ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू एकदम आया। और मेरे भाई ये बड़ी वाज़ेह बात है, ये जो तारिक बशीर चीमा है ये अपने मुफाद उठा के इसने अपने इलेक्शन को सिक्योर करिए भावलपुर के अंदर इसने सौदा किया नून लीग के साथ और पीपल पार्टी के साथ कि मेरे खिलाफ अगर आप दोनों जमातें कैंडिडेट खड़ा ना करें तो मैं आपको जो काफ लीग है उसको तितर बितर कर दूंगा। और इसने आज भी ये जो कर रहा है ये इस शुबे में कर रहा है कि कहीं चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज अली साहब की सुलह ना हो जाए। ये बदतमाशियां इस किस्म के लोग करते हैं। सुलह होने का कोई चांस है आगा साहब? सुलह होने का चांस है चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ? जी, उनके साथ तो अपना चौधरी परवेज अली साहब जो है उनकी कोई कभी मैं नहीं समझता कि उनके सियासी रास्ते अलग हुए। अदरवाइज उनकी आपस में कोई ऐसी अनाद नहीं है कि वो आपस में मिलते भी हैं और एक दूसरे का पता भी रखते हैं। तो अगर सुलह हो गई तो क्या चौधरी परवेज अली चौधरी शुजात की बात मान सकते हैं सियासी तौर पर? अगर सुलह हो जाए और जमात यकजान हो जाए तो जाहिर है जैसे पहले बाहम मशवरे होते थे फिर दोबारा भी हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ नहीं हो सकती। ये जो बदकमाश शख्सियत है ये बड़ा क्रिमिनल आदमी है। आपको इसकी हिस्ट्री का पता हो तो आप अच्छा आखिरी सवाल आगा साहब, नाम भी ना ले आप आगा साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि आप बड़ा क्लोज हैं दोनों साइड से। पहले आप चौधरी शुजात के बहुत क्लोज थे, आप परवेज अली साहब के बहुत क्लोज हैं। ये मुझे बताएं अगर में कितने % चांस है कि आने वाले अगले हफ्ता 10 दिन के अंदर ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकते हैं? सियासी प्लेटफॉर्म पे कितने % चांस है? चौधरी शुजात और चौधरी परवेज अली साहब के जी मुझे फिल वक्त तो नजर नहीं आ रहे बिल्कुल कतई तौर पे, क्योंकि उसमें सालुक हुसैन और शाफे हुसैन जो है आजकल वो उनका जो है वो सियासी जो रास्ता है उसके पीछे चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है वो चल पड़े हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता। और जब तक ये शख्स मौजूद है और इसका कोई भी तल्लक चौधरी शुजात साहब के साथ है, ये कभी भी ऐसी नौबत नहीं आने देगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आगा साहब हमें वक्त करने का, कुछ चीज़ें क्लियर करने का। डॉक्टर साहब ये बताएं, वो तो कामयाब हो गई, दूसरी साइड उन्होंने आपका रेजोल्यूशन भी रोक दिया है। बड़े लंबे अभी की कहते हैं पंजाबी पंबल पूसे पाते ने, और ये तो भी बात लंबी चलेगी आगे। और खान साहब फिर आज कह रहे थे इदारों से, पहले तो ये समझाएं, ये आपकी बात होती रहती है खान साहब से, इदारे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या करेगी फौज? क्या करे फौज? प्राइम मिनिस्टर को बुला के कि जी या आप इलेक्शन करवाएं वरना हम जो है MQM और बाप को अलहदा कर देंगे, यही कह सकती है ना? और क्या फौज कह सकती है? देखें मालिक साहब, ये एक हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ठीक है, वो अलग बात है कि रिटायर्ड जनरल बाजवा जाते हुए ये कह गए जी कि फरवरी से हमने फैसला किया कि हम पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा नहीं करेंगे। लेकिन जब मुस्तफ़ा नवाज खोखर पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, मीडिया पे सारी बातें आ चुकी हैं कि मार्च के अंदर जो रजीम चेंज हुआ, अप्रैल में जो रजीम चेंज हुआ, उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा अपना किरदार अदा किया। तो फिर इस बात से भी नफी की जा सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट तो फरवरी वाली पोजीशन पे खड़ी नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट जिसने कहा कि हम फरवरी में जी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, मार्च अप्रैल में वो मेरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, मुझे एक बात बताइए, मेरी इस्टेब्लिशमेंट वालों से बात होती है, वो खुद बड़े परेशान हैं। कहते हैं खान साहब एक दिन कहते हैं न्यूट्रल रहें, एक दिन कहते हैं अब आके रोल अदा करें, हमें बता दें कि हमने न्यूट्रल रहना है कि हमने रोल अदा करना है। जब खान साहब कहते हैं न्यूट्रल रहें तो वो ये कहते हैं कि देखिए ये तो अगर आप अपना कैमरा किसी बाजार में ले जाएं, अवाम में ले जाएं, तो वो भी कहेंगे कि ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पे खड़ी है। तो वो बैसाखियां निकलेंगी तो ये गिर जाएगी। तो ये जो सहारा इन्होंने लिया है एस्टेब्लिशमेंट का अपनी हुकूमत खड़ा करने के लिए, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में सारी बात की जा रही है। एनीवे, मैं असल बात पे आना चाहता हूँ। देखिए मालिक साहब, इंटेंशनली पंजाब के अंदर एक असल बात तो है एस्टेब्लिशमेंट वाली, बाकी तो सारी पैडिंग, ये असल बात तो है यही।
चले, मैं उम्मीद करता हूँ आपके प्रोग्राम से इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज चला जाएगा। वैसे तो इमरान खान साहब भी कहते रहते थे कि पाकिस्तान का वाहिद हल इस वक्त साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। पाकिस्तान को अगले 5 साल ऐसी हुकूमत चाहिए जो एक इकोनॉमिक रोड मैप देख सके, जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स, आपका लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जितने भी हैं, अदरवाइज इकोनॉमी तो नीचे जाती जाएगी। कोई इन हालात में जिस तरह की इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिस तरह का एक गैर यकीनी सूरत हाल है, इसमें कौन सा कारोबार चलेगा? वो तो ठीक है, वो तो आपका बयानिया बिल्कुल बिल्कुल याद हो गया हुआ है। असल चीज़ तो अब ये देखनी है ना कि ये पहले इस लीगल इश्यूज का क्या बनता है। और भी हम हामिद खान साहब से भी बात करेंगे, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। मालिक साहब आप माशाल्लाह बड़ा, उनसे भी आप पूछ लेंगे। मैं जरा, आप मालिक साहब बड़ा जबरदस्त नुक्ता नजर रखते हैं। आप खुद बताएं कि ये वो लोग हैं जो हमें आपके प्रोग्राम में चैलेंज करते थे, मालिक साहब तोड़ दें सुबह की असेंबलियां, हम इलेक्शन करा देंगे। अब ये भाग क्यों रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मलिक साहब से पूछेंगे ये जरूर कि अब आप इलेक्शन की तरफ आए। अब क्या अदालतों में और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करके बैठ के हैं? नहीं बिल्कुल। देखें, मेरा तो एज एन ऑब्जर्वर भी, मैं तो खुद कहता हूं कि इलेक्शन हो, अच्छी बात है, ताकि जो भी गवर्नमेंट आए 5 साल का मैंडेट हो और एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी डेफिनेटली आएगी। लेकिन वो भी पीटते हैं, वो कहते हैं सारे इकोनॉमिक फैसले सख्त हमने किए, उसका बोझ हम उठा रहे हैं, तो हमें कुछ महीने तो चाहिए, हम इनके कहने पे तो नहीं आएंगे। उनकी अपनी मजबूरी है, आपकी अपनी मजबूरी है, बीच में कौम तो ज़ाहिर है तली जा रही है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अर्ली इलेक्शन, जो भी इलेक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाएँ, वो जनरल इलेक्शंस वही बेहतर है मुल्क के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा लीगल इसकी चीज़ करना चाह रहा हूँ। मुनीब, आप लॉयर भी हो, अब 4 लेटर्स आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, 2 गवर्नर साहब के आए, 2 फिर स्पीकर के आए, अब वो किस्सा तो रुक रहा है। ये एक चीज़ जो सवाल कहीं भी जवाब नहीं आ रहा और बार बार उठ रहा है, गवर्नर ने भी अपने सेकंड लेटर में लिखा और हर जगह, एतजाज़ एहसन साहब भी मेरे शो में थे, उन्होंने कहा 2 इश्यूज़ क्लियर है। एक तो 2 सेशंस हो सकते हैं, और सेकंड, आज गवर्नर का जब मैं कल उनका जवाब पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा कि उन्होंने स्पीकर के जवाब में लिखा कि आप कह रहे हैं कि 41st जो सेशन था मैंने प्रोरोग नहीं किया, तो अगर मैंने वो सेशन प्रोरोग नहीं किया तो उसी की सिटिंग करके आप उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। तो आइन में कहीं भी ये नहीं मिलता कि गवर्नर अगर सेशन हो तो उसमें नहीं मांग सकता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये है सारी बहस जो एंड में ख़त्म हो रही है। इसमें थोड़ा सा क्लियर करें यार कि ये हु इज़ राइट। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। वैसे अच्छा ही होता अगर इमरान खान साहब चलने देते मामलात को और पंजाब के अंदर भी हुकूमतें चलती रहती। कम से कम शायद परवेज़ इलाही साहब पंजाब की आवाम का कोई भलाई कर जाते अगले 6-8 महीने के अंदर, थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी शायद आ जाती सिस्टम के अंदर। लेकिन चलें, अब खैर जो सवाल आपका है बुनियादी तौर पर, मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि एक प्रॉब्लम जो ज़्यादा अकर करता है वो इसलिए कि शायद हमने ज़रा चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते। जो एक तो बुनियादी बात समझ लें कि जो को आइन का आर्टिकल है या जो आइन के अंदर दिया हुआ इख्तियार है किसी को भी, वो ओवरराइड करेगा। इट हैज़ एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, बी इट अ रेगुलेशन ऑफ एन असेंबली और रूल्स ऑफ बिजनेस। ये तो बड़ी बात क्लियर है। दूसरी बात मैं ये यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो आर्टिकल 130(7) है, इसकी जो पावर है, इसमें जो गवर्नर को इख्तियार दिया गया है, वो फ़र्क है उसके बाकी इख्तियारात से। इस इख्तियार के अंदर ये ऐसा इख्तियार है जिसके अंदर उसको मुकम्मल राइट है कि वो वज़ीर आला को किसी वक्त भी कह सकता है कि आप एतमाद का वोट लें अगर उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी होती है। अब सेटिस्फेक्शन क्या है, उसके हवाले से अदालतों ने उसको मुख्तलिफ मेयार पर परखा है। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह दूँ कि एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन क्या होगी कि अगर वज़ीर आला इंतखाबात वोट ले लेगा कॉन्फिडेंस का, तो वो मामला वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं लेंगे तो फिर उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। अब इशू ये है कि तकरीबन जो आज के हालात हैं, समझिए कि 80 से 85% इससे मिलते जुलते हालात थे। 1994 की जजमेंट है, इट्स अ रिपोर्टेड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके अंदर
बाकायदा तौर पर यह हुआ, अगर आपको भी याद होगा कि पीर साबिर शाह की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसे NWFP उस वक्त कहा जाता था, और बीबी की हुकूमत थी इधर वफाक के अंदर। उस वक्त एक्टिंग गवर्नर थे, उन्होंने पीर साबिर शाह को कहा कि आप एतमाद का वोट लें। उन चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पीकर के साथ मिलकर, सरहद असेंबली के स्पीकर के साथ मिलकर जो इजलास है असेंबली का, वो 35 दिन के लिए एडजर्न करवा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पे चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया तो अदालत ने बाकायदा तौर पर यह लिखा कि जो स्पीकर ने एडजर्न किया है और नहीं माना गवर्नर की बात को, वो गैर आईनी है, स्पीकर के पास ये इख्तियार नहीं था। आज इसे आर्टिकल 130(7) कहते हैं, उस वक्त ये आर्टिकल 130(5) था, बट द क्लॉज वाज सेम। उसके बाद उसी फैसले के अंदर उस वक्त के एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साद सऊद जान साहब, उन्होंने एक एडिशनल नोट लिखा था उसी फैसले के अंदर, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो आर्टिकल 130(7) या 5 उसके अंदर जो इख्तियार है गवर्नर का, वो अनक्वालिफाइड पावर है, उसको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो ये एक्सरसाइज कर सकता है पावर जब वो चाहे, और सेटिस्फेक्शन जब उसे महसूस हो कि ये पावर इस्तेमाल करनी है। अब मसला यहाँ पर ये है, और बाय द वे उस सारी एक्सरसाइज के बाद गवर्नर राज भी लग गया था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उस वक्त NWFP, यानी कि एक सेकंड, वो चीज भी डिस्कस हुई थी। एक चीज मैं क्लियर कर लूं मुनीब, मैं एक चीज क्लियर कर दूं अपने लिए भी, ऑडियंस के लिए भी। आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर का जो ये पावर है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग सकता है, उस पर कोई चेक नहीं है। इस पे बाद में अदालत में आप जा सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर उसने अपना वो हुक्म बेस किया था कि इन शवाहिद की वजह पे मैं समझता हूँ कि आप अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं, उस पर बहस हो सकती है कि जी ये कमज़ोर चाहते हैं वॉट एवर। वो चैलेंज हो सकता है कि वो भी चैलेंज नहीं हो सकता। देखिए, अदालत ने जो मंजूर वटू साहब का केस था बाद में, क्योंकि ये जो 1994 का केस था PLD 738, इसी को फॉलो किया, इसमें से गाइडलाइंस ली फिर मंजूर वटू के केस के अंदर, उनका जो केस लाहौर हाई कोर्ट में था, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को फॉलो किया गया, उन गाइडलाइंस को। उसमें जो एक वजह जो कि आज के गवर्नर ने लिखी है कि जी हुसैन बहादुर दरेशक साहब ने इस्तीफा दे दिया, और एक सिटिंग चीफ जो मिनिस्टर है उनकी तल्ख कलामी एलिजिडली हुई चीफ मिनिस्टर के साथ, तो अदालत ने मंजूर वटू साहब के केस के अंदर लिखा कि ये कोई वजह नहीं है कि कोई इस्तीफा दे दे, कोई एक मेंबर दे दे, कोई 2 मेंबर दे दे, ये वजह नहीं बन सकती। लेकिन हाँ, ये बात जरूर लिखी गई अदालत के फैसले के अंदर कि अल्टीमेट जो टेस्ट है कॉन्फिडेंस का, वो तो वोट के जरिए ही आएगा ना। वो किसी की एस्टिमेशन ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर गवर्नर ने ये कह दिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, इट्स अ रिपोर्टेड जजमेंट, कि वो अनक्वालिफाइड पावर है, तो फिर आप उसकी पावर को कर्टेल नहीं कर सकते। ये उसकी बाकी पावर से मुख्तलिफ है जो वो एक्ट करता है। उस्मान डार साहब ये बताएं कि अगर आपके पास वोट है, आपकी मेंबरशिप है, तो आपने इतना क्यों इस पे खप डली हुई थी? कर देते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, आप लेके दिखा देते, ख़त्म हो जाता। इनके भी दे वुड हैव हैड एग ऑन देयर फेस, जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं, और बहस भी ख़त्म हो जाती है आराम से। आप गवर्नमेंट्स भी तो अपनी असेंबलियाँ भी जुमे को तोड़ देते। अगर नंबर्स हैं तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे एतराज़ क्यों आपका? हामिद खान, देखें, मुझे कम से कम मालिक साहब दिली खुशी है कि ये सारे एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़के लगाते थे आप लोगों के प्रोग्राम में, मुनीब का प्रोग्राम में भी मैं देखता था, जी ये बुली कर रहे हैं, ये कभी असेंबलीज नहीं तोड़ेंगे। और इस वक्त जो कॉमेडी इस मुल्क में चल रही है कि ये इमरान खान की हुकूमत को टूटने से खुद बचा रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, मुझे इरफान कादिर साहब ने भी ज्वाइन किया, उनकी भी लीगल इलेक्शन में जाना चाह रहा है। मुझे डार साहब ये बताएं, वो आपकी बात ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि यही आप लोगों को पहले कहते थे करें करें, जब आप करने पे आए तो अब कहते हैं ना करें। बट ये वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस वाला एक नया बीच में शोशा आ गया ना। आपके पास तो नंबर्स हैं, आप तो कहते हैं 86 में नहीं 188 हमारे पास नंबर्स हैं, तो क्यों नहीं वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस हुआ? क्यों नहीं? सीरियसली आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्यों नहीं किया? देखिए, कुछ जो मेरी जो इंफॉर्मेशन है, कुछ जो मेंबर्स असेंबली हैं वो शायद मुल्क से बाहर भी हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप 24 घंटे के नोटिस में कह दें जी कि अगले 48 घंटे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको एतमाद का वोट लेना है। अब बहुत मेरे खुद देख जानने वाले MP हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, उम्रे पे गए हैं। फिर ये जवाब लिखा स्पीकर साहब ये भी तो कह सकते थे, नहीं तो डॉक्टर साहब स्पीकर साहब ये भी तो कह सकते थे ना गवर्नर को कि जी ठीक है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मैं सेशन कॉल कर लूँगा, लोग बाहर हैं, आप एक रीजनेबल टाइम दें, 10 दिन दें, 15 दिन दें,
जो भी है, और फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। उन्होंने तो उनका राइट ही चैलेंज कर दिया कि नहीं आप नहीं मांग सकते। उन्होंने ये नहीं कहा कि रीजनेबल टाइम नहीं है, वो एज अ सेकंड पैराग्राफ में आया। हाँ, देखिए मैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना। दूसरी साइड ये है कि स्पीकर का मानना है या इवन हमारा मानना है कि जो मेरी जितनी है, मैं कोई लॉ स्टूडेंट नहीं हूँ मुनीब की तरह, लेकिन जो सुना है वो यही है कि जब एक इजलास चल रहा हो उसमें आप इत्मीनान का वोट लेने का नहीं एक डायरेक्शन दे सकते या स्पीकर से कह सकते हैं। और मेरा जहाँ तक चले मैं तो इरफान कादिर साहब को भी ले रहा हूँ, फिर मैंने पीटीआई से हामिद खान आइन और कानून की ताकि बैलेंस लीगल ओपिनियन आए। मिर्जा इरफान कादिर साहब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, अब SAPM टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इरफान कादिर साहब ये बताएं, आप जज भी रहे हैं हाई कोर्ट के, वेरी क्विकली ये बहस में कितनी जान है जो वही बातें रिपीट हो रही हैं, गवर्नर ने भी रिपीट की हैं, दूसरे ख़त में भी स्पीकर ने भी की हैं। क्या ये 2 सेशन वाला मामला, आज जो उन्होंने लेटर लिखा है गवर्नर साहब ने रात को, उसमें जो जवाब आया है उसमें उन्होंने एक नया एंगल दिया कि अगर आप कहते हैं कि मेरे वाला इजलास प्रोरोग नहीं हुआ तो उसी की सिटिंग आप करके उसमें कर लेते। ये लीगली कौन सॉलिड ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, स्पीकर के गवर्नर? देखिए, इसमें कतई नज़र के दोनों ने क्या किया है, मैं तो प्रोविजंस को रेफर करूंगा कि जो कानून में चीज़ लिखी हुई है, जो आइन में लिखी हुई है, वहाँ पे अगर गवर्नर साहब कहते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीक करें तो फिर आप उसमें ये नहीं कह सकते कि जी वो सेशन हो रहा है और चूंकि सेशन हो रहा है इसलिए आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है सीख नहीं करेंगे या आप उसको पोस्टपोन करते हैं। कादिर साहब उस लाइन को कोट करते हैं आर्टिकल की जहां पे लिखा हुआ है ही शैल समन अ सेशन ऑफ द नेशनल ऑफ द असेंबली एंड देन ही शैल समन, के वो इजलास बुलाएंगे और फिर होगा। वो उस जुमले पे बोझ डालते हैं सारा। देखिए, मेरा इस वक्त जो पोर्टफोलियो है वो है ही लीगल रिफॉर्म्स, ठीक, और अगर मैं लीगल रिफॉर्म्स को प्योरली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो मैं समझता हूं कि ये जो बहुत सारे फैसले हैं अदालतों के, और मैं हमेशा इसका क्रिटिक रहा हूं कि ये जो मामले हैं ये अदालतों में तय होने ही नहीं चाहिए, और ये इश्यूज जो हैं या तो ये पार्लियामान के लेवल पे तय हों या फिर सियासतदान जो है खुद मिलके इसको सॉर्ट आउट करें और आइन के मुताबिक सॉर्ट आउट करें। अदालतों को इस तरीके से कोर्ट किया जाता है, मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि वो बहुत सारे फैसले अदालतों के गलत हैं, और मैं समझता हूँ कि पार्लियामान जब सारी इकट्ठी होगी तो उनको बहुत सारे ये वाले फैसले नलिफाई करने पड़ेंगे, वरना ये जो कंफ्यूजन है ये ज़्यादा क्योटिक होता जाएगा और इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन अभी तो है ना, अभी तो स्पीकर कह रहे हैं कि उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वो इजलास बुलाएंगे और होगा, और एक सेशन चल रहा था इसलिए वो इजलास नहीं बुला सकते। अभी की लैंग्वेज पे तो कौन मजबूत है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये स्पीकर को जेब देता है कि वो ये सब TLDयां कोर्ट करना शुरू कर दें। सर जेब छोड़ दें, मैं लीगली पूछ रहा हूँ, वो मनसब छोड़ दें। मनसब यहाँ पे तो कोई अपने मनसब के मुताबिक काम नहीं करता ना। आप मुझे लगाए ना स्पीकर, मैं देखता हूँ कैसे मुझे चीफ जस्टिस डिक्टेट कर सकता है। वो अलग चीज है इरफान साहब, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ लीगल एक्सपर्ट बात कर रहा हूँ, मैं हरगिज़ इस वक्त हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे बात नहीं कर रहा। तो लिहाजा मैं इस प्रोग्राम में, आपको पता है, आना भी नहीं चाहता था। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि मैं ना आऊं, लेकिन आपसे कितना एक ताल्लुक है, एक लिहाज है, आपका हुक्म साहब मजबूरी। सर बड़ी मेहरबानी, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ बिकॉज आई वैल्यू योर लीगल ओपिनियन, कि वो जो जुमले पे रिलायंस बार बार स्पीकर स्ट्रेस करते हैं कि देखें उस पर लिखा हुआ है कि ही शैल समन, कि वो एक इजलास बुलाएंगे और उसमें फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा जो चीफ मिनिस्टर है। क्या ये ऑपरेटिंग क्लॉज है, ये ऑपरेटिव क्लॉज है? क्या ये लाजिम है कि फ्रेश सेशन बुलाएगा और उसमें होगा? क्या ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें लीगल वजन कितना है स्पीकर? ये लाजिम है कि गवर्नर जब भी कहेगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा, और ये आइन कह रहा है, खाली गवर्नर साहब नहीं कह रहे। और इसी तरह जब भी आइन कहेगा कि नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होनी है तो नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी, ये भी लाजिम चीज़ है। ये तमाम चीज़ें, और जब नो कॉन्फिडेंस को रोका गया था, सूरी साहब का जब बीच में वो जो इंटरवेंशन आई थी, उसको तो सुप्रीम कोर्ट को भी गैर आईनी कहना पड़ा। गो के सुप्रीम कोर्ट ना भी कहती
तो आइन में वो चीज़ साफ तौर पे लिखी हुई है। तो ये तो बड़े क्लियर प्रोविजन है, इसमें कोई उभाम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब। हमें हामिद खान साहब ने ज्वाइन किया है, PTI से उनका ताल्लुक़ है और सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। हेलो, मालिक का प्रोग्राम मालिक। खान साहब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। खान साहब, एक ही बहस चल रही है कि स्पीकर कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ है, जब कोट करते हैं आर्टिकल तो उसमें लिखा है गवर्नर शैल समन अ सेशन ऑफ द असेंबली, और फिर वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस होगा। अभी इरफान कादर साहब भी थे, दूसरे बाकी लॉयर्स भी जो दूसरे व्यू पॉइंट के हैं, वो कहते हैं कि लाजिम है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो जब कहे तो आपको लेना पड़ेगा, और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर वगैरह ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, और जो आइन है वो उसको सुपरसीड करता है, उसका जो कहा है वो लाजिम है। फिर गवर्नर ने अपना ख़त लिखा है जिसमें गवर्नर ने स्पीकर को ये कहा है कि अगर आप ये सेशन वाली बात भी कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जो मैंने सेशन 41वां बुलाया था और मैंने प्रोरोग नहीं किया था, तो ठीक है, आप उसी की सिटिंग कर लेते और उसी के मुताबिक आप वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस ले लेते। ये मुझे बताइए कि ये फिर किस तरह स्पीकर इनकार कर सकते हैं? देखिए, स्पीकर ने तो बात तो जो आर्टिकल 130 में कही गई है एंड उसके मुताबिक ही उसने कहा है कि गवर्नर जब अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहेगा तो वो असेंबली का सेशन समन करेगा। अब समन करने के लिए तो जरूरी है कि असेंबली का सेशन ना हो। तो इस हद तक उनकी जो तशरीह है बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें एक दो और पॉइंट्स हैं जो मेरे ख्याल में हम अगर यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोन पर अगर हम बात कर रहे हैं, एक और बात है यहाँ पर तो सूरत हाल ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये इसके साथ साथ ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन भी इन्होंने मूव किया हुआ है, और वो जो मोशन है उस पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं कि उसके लिए नया सेशन कॉल किया जाए, बल्कि एग्जिस्टिंग सेशन में भी हो सकता है, उसको मूव किया जा सकता है। तो दोनों चीजें। लेकिन खान साहब एक चीज़ बताएं, जो क्रिटिक्स हैं इस बात के वो ये कहते हैं कि आइन में ये दिखा दें, हमें रूल्स में आइन में ये कहीं पे दिखा दें कि ये कदगन लगाई हो कि अगर सेशन चल रहा हो तो गवर्नर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकता। जैसे वो एग्जांपल देते हैं नेशनल असेंबली में, जहाँ कदगन थी कि अगर बजट की वो ग्रांट्स वगैरह पे वोटिंग हो रही है, डिबेट हो रही है, तो उस वक्त आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नहीं कह सकते। उन्होंने कहा जहाँ कदगन लगानी थी वहाँ फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने लगा दी, इसमें कोई कदगन नहीं है। अगर ये कहा है कि सेशन बुला ले तो ये अजम्पशन है कि अगर सेशन नहीं हो रहा तो जाहिर है सेशन बुला के इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा ना, लेकिन ये तो ज़रूरत होगी, सेशन अगर नहीं हो रहा तो बुला लेंगे। लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि अगर सेशन हो रहा है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकता। वो कहते हैं वो कदगन दिखाएं, कहाँ पे ये बार किया हुआ है गवर्नर को? देखिए, कदगन की जरूरत नहीं, कई चीजें बड़ी वाज़ेह तशरीह होती हैं, ऑब्वियस इंटरप्रिटेशंस होती हैं। जब एक रिक्वायरमेंट की जा रही है तो उसका मतलब है कि उसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। देखो ना, एग्जिस्टिंग सेशन में तो समन करने की जरूरत ही नहीं है कि सेशन, तो जब वो आइन ये वाज़ेह कह रहा है कि गवर्नर सेशन जो है समन करेगा, इसका मतलब ये है कि फिर उस वक्त सेशन में नहीं तो है। ये खासा पे ग्रे एरिया हुआ ना, ये ग्रे एरिया हुआ ना कि अगर वाज़ेह तौर पे किसी चीज़ को कानून आइन मना नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो कंडीशन नहीं है, वो एक लाज़मी मना कर रहा है। मैं तो समझता हूँ कि इसकी ऑब्वियस इंटरप्रिटेशन ये है, कई चीजें जो होती हैं ऑब्वियस प्रिजम्पशंस होती हैं कवानीन में। प्रिजम्पशन का मतलब ये है कि कोई चीज अगर ना भी वाज़ेह तौर पे कही हो तो लेकिन अगर फिर इसमें एक और चीज़ खान साहब बताइए, वो ये नहीं को कहता कि सेशन जो है वो सिंपली वन पॉइंट एजेंडा पे होगा। अगर लैंग्वेज को हमने लेना है, वो कहते हैं ही शैल समन अ सेशन, और सेशन में वो सवाल ले लें, यानी सेशन के अंदर आके उन्होंने लेना है। तो फिर जो गवर्नर ने स्टैंड लिया है कि मेरा 41वां सेशन चल रहा था, जो स्पीकर साहब ने कहा कि आपने प्रोरोग नहीं किया, इसका मतलब है 41st वाला सेशन प्रोरोग नहीं हुआ तो वो भी इन अ वे एक्टिव है। तो फिर वो 31वें सेशन को ही ट्रीट करके स्पीकर उस पर क्यों नहीं फिर उसकी वोटिंग करवाते?
देखिए, इसकी बॉटम लाइन ये है कि सेशन ऑन था इस वक्त, चाहे उसको स्पीकर ने कॉल किया हुआ था, चाहे उसको गवर्नर ने कॉल किया था। अब यहाँ पर जो बाहर बात लग रही है कि ये जो सेशन जा रहा है वो स्पीकर का कॉल नहीं किया सर, हुआ गवर्नर ने तो सेशन कॉल किया हुआ है, उसने कहा मैंने जो कॉल किया हुआ था जब ऑलरेडी उसी में कर लो। चल रहा है तो उस पर गवर्नर नहीं दूसरा सेशन कॉल कर सकता। गवर्नर उस वक्त ही कॉल कर सकता है जब सेशन नहीं है, जब वहां पर जो अभी असेंबली इन सेशन नहीं है तभी वो कॉल कर सकता है। क्योंकि असेंबली इन सेशन है तो वो कैसे एक और सेशन कॉल कर लेगा जब ऑलरेडी इन सेशन है। तो वो बात जो है वो आइन के वाज़ेह अल्फाज के खिलाफ होगी जब वो कहते हैं दी गवर्नर समन शेल का मतलब है, इसको हम मैंडेटरी कहते हैं। तो अगर ये कल डी नोटिफाई कर देते हैं आज या कल चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर इनको नहीं मानते, वो कहते हैं कि आपका ये गवर्नर का हुक्म इलीगल है, तो फिर लीगल स्टेटस क्या होगा? ये सर बहुत अफसोसनाक बात होगी। मेरे नज़दीक गवर्नर के पास ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं है कि चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करे। चीफ मिनिस्टर जो है वो आइन में उसका एक स्टेचर और स्टेटस से बड़ा है, वो तो एक अपॉइंटी है। गवर्नर तो सिर्फ नहीं, वो तो सर उसकी वो ले रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ले रहे हैं ना कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते और या इवेट करते हैं तो देन इट शैल बी डीम्ड कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गए हैं। डी नोटिफाई उस तरह तो नहीं कि उन्होंने निकालना। जी नहीं, इसके बरक्स जो है प्रिजम्पशन है। इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए ऑलरेडी जो है वो मूव किया हुआ है, उसको इन्हें परसू करना चाहिए। अब देखिए, दो कोर्सेज ऑफ एक्शन उन्होंने एक वक्त में लेने की कोशिश की। एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए मोशन जो आर्टिकल 136 के तहत है, इंडिपेंडेंट आर्टिकल है और बड़ा जामे आर्टिकल है, उसको आपने इन्वोक ऑलरेडी कर लिया है। एक चीज को जब आप इन्वोक कर चुके हैं तो उससे मुतजाद दूसरी चीज को कैसे आप उसी वक्त में आप उसको भी इन्वोक करेंगे? ये बिल्कुल गलत। और सर वो कहेंगे कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, ये गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ने कहा, ये टेक्निकली तो अलग-अलग चीजें हैं ना। पॉलिटिकली एक ही है मगर टेक्निकली तो अलग है। नहीं, नो टेक्निकलिटी। देखिए, जो आप फर्ज करूं बुनियादी बात होती है आइन में, आइन इज ए पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। वो हम ये कहा करते हैं और हमारे कॉन्सेप्चुअली ये है कि the constitution is a legal document and as much a political document. इसलिए आपको इन्हें void आप नहीं पढ़ सकते constitutional provisions। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। मुझे एक ब्रेक लेने पड़ रही है, कमर्शियल में डिले कर रहा था बहुत, हमारे साथ ही रहिएगा, बड़ी सीरियस कुछ बातें रहती हैं। काइंडली स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। अभी थोड़ी देर पहले आई है कि चौधरी शुजात साहब और आसिफ ज़रदारी साहब की एक और मुलाकात हुई है, और जो मैंने प्रोग्राम के आपको शुरू में बताया था कि जो एक डेस्परेट कोशिश हो रही है, फैसिलिटेटेड, एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है वो उसको फैसिलिटेट कर रही हैं। मुझे ब्रेक में बताया गया कि वो अभी तक एफर्ट ख़त्म नहीं हुई, मगर आज शायद उसका डेडलाइन है। अगर कुछ हो गया ठीक है, वरना फिर अब हम बिल्कुल देखेंगे कि राहें जुदा हो रही हैं और लीगल जो बैटल है वो शुरू हो जाएगी कि वो नहीं रहे और वो उनके जवाब में होगा। बहरहाल मुनीब, आपने बातें सुनी अभी हामिद खान साहब की, उससे पहले आपने इरफान कादिर साहब की बातें सुनी। लैंग्वेजेस में डेफिनेट लकूनाज हैं, झोल है हमारे आइन में, लेकिन क्या समझ आ रहा है? हम तो कंफ्यूज हैं यार। आप लॉयर हैं, शायद आप भी कुछ क्लियर कर दें। सर बात ये वैसे तो बड़ा मेरे ख्याल में अफसोसनाक होगा अगर स्टेज पे जाए कि एक चीफ मिनिस्टर इस तरह डी नोटिफाई हो। मैं भी समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वी हैव कम डाउन टू दिस पॉइंट। लेकिन मैं बसरत एहतराम हामिद खान साहब भी बहुत हमसे सीनियर हैं और हमारे उस्तादों में से हैं, लेकिन बात यह है कि आपको जब आप आइन को पढ़ते हैं तो आपको इंटेंट को भी समझना चाहिए। और मैं हैरान होता हूँ कि जब हम इंटेंट को डिसरिगार्ड कर देते हैं, लाइक जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप सिंपल अगर सारी चीज़ों को साइड पे रखते हैं
मैंने आपको अर्ज किया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह ऑलरेडी कर दी थी 1994 में ही। अब मसला ये है कि गवर्नर के अगर इख्तियार को आप क्वालिफाई करेंगे और आप कहेंगे जी जब तक सेशन चल रहा है तो वो बुला नहीं सकता, यानी कि सेशन फिर अगर स्पीकर और चीफ मिनिस्टर चाहें तो उन पे तो कोई कदगन असेंबली के स्पीकर पे है नहीं, वो 365 दिन सेशन रखें। तो अगर गवर्नर ये महसूस करता है कि मैंने एतमाद का वोट लेना है तो वो इंतजार में बैठा रहेगा, मतलब वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसका इस तरह तो फिर ख़त्म ही हो जाए ये जो ऑपरेशन है 130(7) का, वही सिरे से रिडंडेंट हो जाएगा। बिकॉज एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि आइनी तौर पर उसे आइन प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको उसके करने की इजाज़त नहीं दे रहे, उसे इनकैपेसिटेट कर रहे हैं, उसको सल्ब कर रहे हैं उसका ये इख्तियार, तो उसकी तो तुक समझ नहीं आती। लिहाजा ये जो, और कहीं भी आइन में ये नहीं लिखा कि जो सेशन चल रहा हो उसके अंदर सेशन नहीं बुलाया जा सकता, ना ही रूल्स के अंदर को पॉइंट आउट करके बता देना जी कि सेशन चल रहा है तो जी ये नहीं हो सकता। साथ मैंने दोबारा अर्ज किया कि एक आईनी पावर है, आप उसको असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस से कैसे ओवरराइड करेंगे? इट्स ऑलवेज द अदर वे अराउंड। आप ये वो बातें हैं जो कि शायद एलिमेंट्री हैं, बेसिक लेवल की हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे जितने भी सीनियर वकला हैं बसद एहतराम, लेकिन जब वो पार्टी ब्रीफ या अपने क्लाइंट का ब्रीफ होल्ड कर लेते हैं तो आई फील दे टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट, जो रीजनिंग या लॉजिक होती है। मैंने तो किसी को ना मैंने खुद तो ना मेरे से कोई सियासी जमात लीगल एडवाइस दे रही है। देखिए जी, हम हर महाज पे इनका मुकाबला करेंगे। देखिए हम मालिक साहब, हम इनका हर महाज पर मुकाबला करेंगे। एक तो पहले ये एक्सपोज हो गए, इलेक्शन से भाग रहे हैं, अब ठीक है अदालतों में जाएंगे, अदालतों में फिर दोनों तरफ से बयानात आएंगे, स्टेटमेंट्स आएंगे, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है कि मालिक साहब जानबूझ के शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ग्रे एरियाज रखे गए हैं, जिसको जो सूट करता है वो उसकी इंटरप्रिटेशन कर लेता है। माजी में भी हमने बहुत सारे केसेस में देखा, जब भी ऐसा नुक्ता उठता है। बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, मुनीब आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी क्लियर है, इसलिए हम कहते हैं कि जो पार्लियामान में लोग आते हैं मोरी मेमोरी की सियासत के बजाय अगर इन मामलात में ये पार्टी सीरियस होती, लॉज ठीक करते, लैंग्वेज ठीक करते, आइन की ये जो ग्रे एरियाज हैं इनको क्लियर करते। अब देखिए कमाल बैंक्रप्सी है, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी, कि पॉलिटिकल जमातें जो कोई 30 साल से रूल भी कर रही हैं, जो 26 साल से खासा भी इस पॉलिटिक्स के मैदान में है, सब कुछ है, उनका जो सबसे बड़ा मसला बारह है इन चीज़ों का, वो फिर कहाँ जा रहा है? वो अदालतों में ही जा रहा है। अगेन अदालतें ही इन्वॉल्व होंगी पॉलिटिकल मसाइल का हल निकालने में। और किसकी मदद मांगी जा रही है? खान साहब ने वो फौज की आज फिर बात की है कि इदारे जो से कौमी इदारे वो इसमें अपना रोल प्ले करें। तो जिन इदारों का सियासत से नहीं ताल्लुक कोई होना चाहिए वो दो इदारे हैं, एक है फौज, एक है अदलिया। अदलिया को हम खुद घसीट रहे हैं, फौज को हम दावत दे रहे हैं। तो अगर अदलिया और फौज ने आके सियासी मसाइल हल करने हैं तो फिर सियासी जमातें बाद में क्यों कंप्लेन करती हैं जब कोई इनको सिसिलियन माफिया कह के निकाल देता है, कोई नेशनल सिक्योरिटी रिस्क दे के हटा देता है। फिर नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशंस भी वही इदारे करेंगे जो आज बैठ के इन पॉलिटिकल मामलात में डेफिनेशंस पे बहसें सुनेंगे और फैसले सादिर करेंगे। सबको इस बारे में सोचना चाहिए। ये सिर्फ मसला एक चीफ मिनिस्टर का नहीं है, एक गवर्नमेंट या अर्ली इलेक्शंस का नहीं है, ये इस मुल्क के मुस्तकबिल का है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।